तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी कंप्यूटर से ही रिलेटेड बात करेंगे। टाइटल से तो आपको पता ही चल गया होगा किस बारे में बात होने जा रही है। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैज रिलीज्ड एन एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स। तो अगर आपने बीएड किया है एंड यू हैव अ बैचलर्स डिग्री इन अ मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस टीचर्स पोस्ट इन उत्तर प्रदेश एंड इट्स अ ग्रुप सी पोस्ट विद एन L7 पे स्केल। सो बम्पर अपॉर्चुनिटी। और सिंस मैं कंप्यूटर का बंदा हूँ तो मैं कंप्यूटर वाले हिस्से के बारे में बताऊंगा। बाकी लोग अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट देख के, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तुरंत खोल लेते हैं वो एडवर्टीजमेंट जो कि रिलीज हुआ है यूपीपीएससी की तरफ से। I'll get out of the way ताकि आप लोग को एडवर्टीजमेंट अच्छे से दिखे। दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन। के नीचे वी सी देयर आर 7,466 vacancies, out of which 4,860 are for males and 2,525 for females, and nature of the post is group C and pay scale is level 7. So bumper अपॉर्चुनिटी। मैंने बीएड नहीं किया, नहीं तो मैं भर देता। सबसे पहले इसका ब्रेकअप देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लेता हूँ। आई एम अनरिजर्व कैटेगरी एंड मेल फ्रॉम यूपी, सो आई विल लुक फॉर कंप्यूटर का सब्जेक्ट। एंड इफ यू सी नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 601 एंड 241 फॉर अनरिजर्व्ड। दिस इज फॉर द असिस्टेंट टीचर मेल ब्रांच। तो इसी तरीके से अगर आप बायो में हैं तो बायो में इफ यू कैन सी 185 वैकेंसीज एंड 76 फॉर मेल टीचर्स। देन अगेन फिजिकली हैंडीकैप्ड का अलग से है। देन यू हैव फीमेल ब्रांच में इफ यू सी बायो is 2912, computer is 183. Next up is physically handicapped females. Then this is visually impaired kids के लिए जो स्कूल होते हैं उनकी vacancies, and then it's for the Sanket school for deaf kids, and this is the Prayas school for physically handicapped kids. तो उनकी vacancies हैं। इसके साथ I think you have to do a diploma in education which is for specially abled kids, तो then you can get a job here. I think this will be mentioned in requirements also. तो अभी वापस आ जाते हैं और अब देखते हैं कि qualifications क्या चाहिए। तो मैं computers की बात करूंगा, computer science की। assistant teacher male female computer, so you should have a BTech BE। उसके अलावा either you are graduate in computer science, so I think BSc CS they can afford to take here। उसके अलावा कुछ नहीं। और graduate in computer application, I think BCA, or you have done NILET A level, or it's BTech plus MCA. So all of these combinations are good enough, but you need a BEd degree which is in a course recognized by NCTE in India as preferential qualification. So moving on, अब चलते हैं मेन चीज पे जो कि है syllabus, and the syllabus for the examination is given in appendix 3। तो चलते हैं appendix 3 पे। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर के सिलेबस पे। अच्छा, सिलेबस कंप्यूटर का देखने के बाद हम पेपर का पैटर्न देखेंगे और पैटर्न से हमको ये पता चलेगा कि कैसा एग्जाम आने वाला है, क्या होगा उसमें। इफ यू सी द कंप्यूटर सिलेबस, दिस इज ऑल योर बीटेक सब्जेक्ट्स, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इनको एक में क्लब कर दिया है। डिजिटल लॉजिक इज लाइक वेरी सिंपल, केवल सीक्वेंशियल मेमोरी तक। उसके बाद देन वी हैव डिस्क्रीट मैथ्स में भी इफ यू सी सिर्फ कॉम्बिनेटोरिक्स और रेकरेंस रिलेशंस आएगा और ग्राफ थ्योरी आएगी। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा कुछ खास। मैथमेटिकल लॉजिक इज योर बेसिक लॉजिक, सेट्स रिलेशंस फंक्शन, जिसमें आपका वही पुराना ग्रुप और मोनोइड वगैरह सब कुछ। डिस्क्रीट मैथ्स का भी जो सिलेबस है वो बहुत ही श्रिंक किया गया है। इसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं बट उतनी चीजें है नहीं। नाउ वी कम टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। यार इसमें तो पूरा ही दे दिया शुरू से लेके आखिरी तक। इवन माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस, मल्टी कोर आर्किटेक्चर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी कंप्यूटर, सब कुछ दे दिया। ये होने वाला है खतरनाक। तो इसकी करनी पड़ेगी बढ़िया से तैयारी। अब पता नहीं कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चन आएंगे। एंड देन यू हैव योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। दिस इज टोटली योर बीटेक सिलेबस, सब कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम योर लीनियर, नॉन लीनियर, मतलब कि अपना लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू वगैरह। उसके बाद फिर सर्चिंग सॉर्टिंग आ गया, फिर अपना ग्रोथ ऑफ फंक्शंस, अपना इवन रेड ब्लैक ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बीएसटी वगैरह सब कुछ होगा। उसके बाद बी ट्रीज, बाइनोमियल हीप, फिबोनाची हीप। दिस इज फ्रॉम योर algorithms part, binomial heaps and Fibonacci heap. These are all your algorithm strategies. So I'm not sure questions कैसे आएंगे. The questions won't be as straightforward. I think यहाँ पे जो भी MCQs आएंगे इस वाले में, there would be something like कि इस algorithm में या Discastra में ये constraints हैं, so is it now correct? Can you correctly get the path?
yes, no, cannot determine, something like that. ऐसे MCQs में कुछ इस तरीके से twisted questions आते हैं. So this is all your DSA syllabus. Problem solving through C programming. I think this is just simple C programming में languages के क्या क्या nuances होते हैं वो हैं. Then you have object oriented techniques also. Wow, this is new. Mostly in your BTech syllabus. क्या होता है कि ये सब जो चीज़ें होती हैं दीज आर एम्बेडेड इनटू सम अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि EJB, जावा बीन्स, दिस इज एम्बेडेड इनटू वेब टेक्नोलॉजी, और मॉडलिंग, बिहेवियरल मॉडलिंग, आर्किटेक्चर मॉडलिंग, दिस इज इंटीग्रेटेड इन सम अदर सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एज सच कोई पहले बीटेक में सब्जेक्ट नहीं होता था. आई थिंक अब अगर आ गया हो कोई इलेक्टिव तो पता नहीं, बट या दे वांट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एवरीथिंग एज वेल. इस पे डिटेल में बात करेंगे बाद में. फिलहाल वी हैव OS, एंड जो लोग ये चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही है यार कि OS मैं तो बता रहा हूँ एंड कितना डिटेल में हम लोग OS की बातें कर रहे हैं. सो ऑपरेटिंग सिस्टम राइट फ्रॉम प्रोसेसेस, मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज. वी हैव वन एक्स्ट्रा टॉपिक्स, यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग एंड विंडोज प्रोग्रामिंग. इसमें क्या क्या होगा वो हम देखेंगे बाद में, क्योंकि इसमें ना ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है. उसमें से कुछ चीज़ें पिक करके OS के रिलेशन में यहाँ पे आएंगी, पूछी जाएंगी, तो वो देखेंगे. DBMS, योर कंप्लीट DBMS एंड एवरीथिंग. DBMS में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपने बीटेक में ना पढ़ा हो. सो एवरीथिंग आप अपना DBMS की किताब उठाएंगे ना, सब कुछ होगा उसके अंदर. नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स. इवन हियर मैं जो टॉपिक्स देख रहा हूँ एवरीथिंग इज फ्रॉम द बीटेक सिलेबस, कुछ भी अलग से नहीं है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑल्सो फ्रॉम योर बीटेक सिलेबस, एंड दिस वुड बी प्योरली थियोरेटिकल. इसमें कभी कभी प्लानिंग एंड एस्टिमेशन अगर इसमें है क्या, हाँ, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एस्टिमेशन में कोकोमो वगैरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे. दिस वुड ऑल्सो बी कंप्लीटली थ्योरी. नेक्स्ट अप कम्स वेब टेक्नोलॉजी, ऑल्सो क्लासिक बीटेक सब्जेक्ट जो कि 90% ऑफ द लोग मिस कर देते हैं, बट ऑल्सो प्योरली थियोरेटिकल. सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, totally new. System design at a bachelor's level is an abomination. मुझे पता नहीं है क्या कर रहा है ये. Even if you see your new BTech syllabus of any university, you won't find system analysis and design. Maybe as a very distant elective, but no one takes it. They're introducing it here, and that is all, like honestly quite scary कि यार बैचलर्स लेवल पे भी सिस्टम डिज़ाइन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. बिकॉज अभी हो क्या रहा है ना, AI की वजह से लाइक जो आपका प्योर कोडिंग है दैट इज गेटिंग लिटिल इररेलेवेंट. तो अगर आपको कोडिंग आती है तो पीपल से कि ये तो AI भी कर लेता है, तुम क्या करोगे. तो यार सिस्टम डिज़ाइन अब बैचलर लेवल्स पे भी आ रहा है, तो देख लो यार. फॉर्मल थ्योरी मैंने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स में पढ़ी है, जो कि MTech लेवल का सिलेबस है. बट गिविंग दिस इन अ exam where you expect a bachelor's degree with a B.Ed, I'm not sure, but I think so इसका weightage भी काफ़ी कम होगा. This is a very important subject, information security and cyber laws. इसमें cyber security, cryptography, ethical hacking, I think a lot of subjects are mixed, क्योंकि जो मैं topics देख रहा हूँ सब कुछ बहुत अलग अलग दिख रहा है मुझे. तो इसका सिलेबस होगा बहुत ज़्यादा वास्ट, बहुत बड़ा सिलेबस होगा इसका. एक एक टॉपिक के अंदर जब हम जाते जाएंगे ना तो देखेंगे कि बहुत बड़ा सिलेबस है इसका. सो need to be prepared accordingly. And yes, it is extending up until here. So mixture of 3-4 subjects, your cybersecurity, cryptography, ethical hacking, network security, बहुत कुछ है इसमें. And last but not the least, computer graphics, also a very ignored subject. And इसमें आएंगे बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ग्राफिक्स में तो यार इट्स मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड. थोड़ी थ्योरी, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स. 30% थ्योरी, 70% न्यूमेरिकल्स. सो इसके ऊपर भी बहुत प्रिपरेशन ज़रूरी. सो कमिंग बैक, एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं. डिजिटल लॉजिक, डिस्क्रीट मैथ्स, ईजी. CO थोड़ा इसमें समय देना पड़ता है. इट इज़ एक्चुअली ईजी. It is not very difficult, but you have to give time to it. You have to read it. You have to go line by line. You don't skip steps in CO. So that is the issue with CO. Time consuming, but easy. DSA, thousands, tens of thousands of resources. कहीं से कुछ भी पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा. But yeah, for a little deeper level questions, you have to understand the theory. Next up, C programming. That's way too basic. मतलब कि यार ये तो पता ही होना चाहिए. नहीं पता तो बाकी के सब्जेक्ट पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है. सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट होता है. Object oriented techniques, it's not just the actual object orientation, it contains a lot more stuff like Java Beans, EJB, JDBC, ODBC and your UML structural modeling वगैरह वगैरह, class diagram, इसमें सब कुछ आएगा. Closely related to software engineering, because software engineering में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है object oriented techniques का. I would suggest
कि इसको सबसे लास्ट में पढ़िएगा। 2-3 सब्जेक्ट बता रहा हूँ, उसे लास्ट में पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ना है, क्योंकि पहले अगर पढ़ने लगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो डिस्क्रीट सीओ तो पढ़ना ही पढ़ना है, डीएसए ये सब पहले पढ़ने हैं, सी तो आनी चाहिए, तो मतलब यार अच्छा इसको पढ़ना है लास्ट में। ओएस जरूर पढ़िएगा, ओएस डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस नहीं है। सो पार्टी करने का विषय, आप पार्टी करिए, क्योंकि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा नहीं है इसमें, बच गए। ठीक है। उसके बाद वेबटेक को भी पढ़िएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ लास्ट में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 3 सब्जेक्ट रखिए बिल्कुल आखिरी में पढ़ने के लिए, इसको कर दीजिए किनारे, ठीक है, नहीं तो कोर सिलेबस नहीं खत्म होगा। इसकी बात हम इसकी क्या ही बात करें, ये कहाँ से आ गया, क्रॉप अप हुआ पता नहीं, लेकिन बहुत डरावनी चीज़ है कि ये यहाँ आया है। इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटा ये दिया है इन लोगों ने, तो बहुत ज़्यादा डरावनी बात। ये भी कोर सब्जेक्ट्स के साथ साइबर सिक्योरिटी भी शुरू में ही पढ़ना है, स्टार्ट में ही पढ़ना है, बिल्कुल एकदम मतलब कि बिल्कुल ध्यान लगा के। ये मोस्टली रटने वाला होता है, क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि न्यूमेरिकल्स होती हैं, बाकी मोस्टली रटने वाला है, तो इसको रट लीजिएगा अच्छे से। एंड ग्राफिक्स भी छोड़ दीजिए, ग्राफिक्स में यार बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट उनके फार्मूलाज को समझने के लिए, उनकी थ्योरी को समझने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो ग्राफिक्स में तो सजेस्ट करूंगा छोड़ दीजिए, लास्ट में ही करिएगा इन सब सब्जेक्ट्स के साथ ही, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ ही ये ग्राफिक्स रखिए, पहले नहीं। पहले करेंगे कोर सब्जेक्ट्स, उसके बाद ये फ्रिंज वाले सब्जेक्ट्स, सिस्टम डिज़ाइन को मारो गोली, ठीक है। तो ये था सिलेबस, और बहुत बड़ा सिलेबस था कंप्यूटर साइंस का। बाकी सब्जेक्ट्स के तो बहुत छोटे छोटे सिलेबस है। केमिस्ट्री आप देखेंगे खत्म हो गया केमिस्ट्री। अदर सब्जेक्ट्स, कॉमर्स बहुत छोटा सा, इंग्लिश बहुत बड़ा नहीं है, हिंदी भी छोटा सा ही है इफ यू सी, और आर्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा छोटा, सब कुछ छोटा छोटा है। बट कंप्यूटर्स के साथ 2-3 सब्जेक्ट्स और होंगे जो बड़े होंगे। इफ यू सी, बायो बहुत ज़्यादा है, होम साइंस बहुत ज़्यादा है। अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो एनी सब्जेक्ट इज बिग, बट कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा सिलेबस, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, पैटर्न देखने से पहले एक चीज और, ये जो जनरल स्टडीज का, क्योंकि जनरल स्टडीज के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, बाकी 120 अपने प्रीलिम में होंगे सब्जेक्ट के। तो जैसे आपने कंप्यूटर चूज किया तो 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के, बाकी 120 कंप्यूटर के। बायो चूज किया तो 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के, 120 क्वेश्चन बायो के। तो कुछ इस तरीके से। अच्छा, जनरल स्टडीज का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब कि जो भी इंडिया की हिस्ट्री है प्लस कहाँ तक, आजादी तक, 1947 तक जितनी भी हिस्ट्री है, तो वो हिस्ट्री आएगी। देन वी हैव इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, ये भी जो भी 10 तक की जियोग्राफी होती है वो सब है, लाइक इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इफ यू सी, माउंटेन्स, रिवर सिस्टम्स, ओशियंस, बेज एंड हार्बर्स वगैरह जो भी है ये सब, प्लस इंडिया में अगर आप देखें तो टाइप्स ऑफ सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल वगैरह, ये सब जो भी हमने 10 तक जियोग्राफी में पढ़ा है वो सारा सब कुछ। देन वी हैव इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज। सो दिस इज ऑल द सिविक्स पोर्शन, मतलब कि how does the constitution work, then how do your ग्राम पंचायत work, मतलब कि रूरल से लेके अर्बन तक जो भी गवर्नेंस, पॉलिटिकल और लॉ का सिस्टम है वो सारा कैसे काम करता है। ऑल्सो अप अंटिल इट वॉज क्लब्ड विद हिस्ट्री एंड सिविक्स। मैं तो ICSE बोर्ड से था, तो मैं वही बता रहा हूँ कि हिस्ट्री और सिविक्स तो एक साथ पढ़ाया जाता था, तो ऑल ऑफ दिस वाज इन 10th सिलेबस। तो वही चीज याद करनी है, उसको एक बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। आई थिंक दिस इज मोर अप टू नियर द करंट इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, कि हाउ डज इकोनॉमी वर्क्स। इसमें टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, रिस्पेक्ट प्रॉब्लम्स, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन, ब्रॉड फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया एंड कल्चर। ठीक है, अगला है करंट इवेंट्स। ऑब्वियसली करंट इवेंट्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर, कौन से स्टेट में क्या ज्यादा उगता है, कहाँ से क्या चीजें आती हैं, जैसे केरला में मसाले उगते हैं, तमिलनाडु में यू सी राइस, कॉफी आर द मेन produces, the cycle of crops, पहले wheat उगता है, wheat उगने के बाद वहाँ पे legumes उगाए जाते हैं and all that. Then stuff on general science, that includes science we see on everyday observation, like ट्यूबलाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट में कैसे करंट आ रहा है, alternating current आ रहा है, what's the frequency of the alternating current that's provided into India, you know, stuff like that, जो कि हमने 10th up till 10th की साइंस में। सो दिस इज ऑल अप अंटिल 10th का सिलेबस, जो भी हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं। एंड everything including this is all up until class 10th only. थोड़े सब्जेक्ट्स जैसे कि एग्रीकल्चर और करंट इवेंट्स तो ऑब्वियसली अलग ही है, इवन इंडियन इकोनॉमी, बट एवरीथिंग एल्स सब कुछ 10th लेवल तक का है। मैथ्स ऑल्सो
arithmetic, algebra, geometry. So there'll be 30 questions on these 8 topics. So all in about 3 to 4 questions from each topic. So prepare smartly. जैसे मैथ्स 10 तक की इजी होती है, नॉर्मल प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शन एंड जियोमेट्री में सर्कल स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स वगैरह वगैरह ये सब चीजें होती हैं. देन इफ यू आर वेल वर्स विद द करंट अफेयर्स तो 3-4 क्वेश्चंस तो यही निकल जाएंगे. देन अगेन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बहुत ब्रॉड नहीं है, टॉपिक्स बता दिए गए कि क्या क्या चाहिए होता है. आप बस अगर 10th तक का हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी ये सब पढ़ लेंगे तो भी इट्स क्वाइट हेल्पफुल. सो दैट इज जनरल स्टडीज. नाउ वी विल गो एंड सी द पैटर्न ऑफ द पेपर. तो पेपर का पैटर्न हिंदी में लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं. तो जो हमारा प्रथम चरण का प्रारंभिक परीक्षा, फर्स्ट फेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन वुड हैव one question paper, only one question paper for 2 hours. You would have 150 questions, so 120 minutes, and these are the number of seconds that you have. If you divide it by 150, you have 48 seconds for one question. So चीजें बिल्कुल रटी होनी चाहिए, दिमाग में कैश में बिठाई हुई होनी चाहिए, तब जाके कट ऑफ तक पहुंचेंगे. 300 इज द मैक्सिमम स्कोर पर क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स. ठीक है, तो ये है अपना प्रीलिम्स का पेपर का पैटर्न. 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में करने हैं, 48 सेकंड्स पर क्वेश्चन. सर उठाने की फुर्सत नहीं है, न्यूमेरिकल्स जहां तक वो इग्नोर कीजिए, पहले थ्योरी करिएगा. ठीक है, नेक्स्ट अप आते हैं मेंस पे. देखिए प्री अगर पार हो गया तो मेंस पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं, क्योंकि प्री की तैयारी से ही मेंस हो जाएगा. सो दिस इज द्वितीय चरण, मुख्य परीक्षा, मतलब कि सेकंड फेज मेंस एग्जामिनेशन. वैकल्पिक मुख्य विषय मतलब कि जो इलेक्टिव है, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर साइंस है मेरा, तो मैं इसीलिए कंप्यूटर का बता रहा हूँ. तो उसमें क्या होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा 3 घंटे के लिए. उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 10 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 10 लॉन्ग क्वेश्चन. तो शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन 12 नंबर का. शॉर्ट क्वेश्चन हमें लिखना है 125 वर्ड्स में, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लिखना है 200 वर्ड्स में, 200 शब्दों में बयां करना. ठीक है, बाकी ये तो सब फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए है. तो ये उनके पेपर का पैटर्न है, मोस्टली सेम है. जैसे आप ब्लाइंड कैंडिडेट्स, आपको ब्रेल स्क्रिप्ट दी जाएगी, तो यही सब लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है. पेपर का पैटर्न सेम होता है, बस कभी कभी टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, कभी कुछ एक्स्ट्रा हेल्प कर दी जाती है. दैट इज इट, मतलब और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है इसमें. तो आई थिंक दैट इज इट. कंप्यूटर का तो हमने कर लिया कवर. और भाई आपको बाकी अगर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके डीप में जाके सिलेबस के बारे में जानना हो, तो आप उन सब्जेक्ट्स के जो स्पेसिफिक यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोस देख सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे. मैंने कंप्यूटर का जैसे बताया वैसे वो बाकी सिलेबस बहुत अच्छे से बता देंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई थॉट आई शुड मेक समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ओएस और डीएलडी करते करते बहुत समय हो गया था, तो आई थॉट I should make something different, and this would help the candidates also. Shout out to Mr. Pawan Gope who has suggested कि आप इस पे वीडियो बनाइए. थैंक यू सो मच. तो चलिए गाइज, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा. चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.